सबसे बड़ा सवाल में बात तो चुनाव की होगी, लेकिन मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करने वाला। यह लगातार हिंदू मुसलमान पर जो चिल्पों होती है, जो ताल ठोकी जाती है, जो आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं, उससे सामाजिक खाई, दूरी, भाईचारा, दूरी बढ़ती है और भाईचारा टूटता है। नफरत घुल जाती है समाज में। इसकी बानगी कल हमने देखी, किस तरह से AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर गोलियां भी चलाई गई। यह खालिस राजनीति है, यह मजहब की सियासी दुकानदारी है। फूट डालो, राज करो, गोरे ये करते आए, लेकिन आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे उस अमृत काल में, जिस अमृत काल का हम दावा करते हैं कि उसमें जी रहे हैं, नफरत घोली जाए, मजहब की सियासी दुकानदारी, उसे तवज्जो तरजीह नहीं देनी चाहिए। मेरा साफ मत है। तो हिंदू मुसलमान की नहीं, किसान की बात करेंगे, देश के अन्नदाता की बात करेंगे। जो चुनावी मुद्दा तो बना हुआ था, इसीलिए तीनों कृषि कानून वापस लिए सरकार ने। भरोसा, एतबार कायम करने के लिए किसानों के साथ, देश की 2/3 जनसंख्या के साथ। और यह संयोग नहीं था कि चुनाव सर पर थे, और उसमें भी उत्तर प्रदेश में चुनाव, जो कि राजनीतिक लिहाज से देश का सबसे अहम राज्य है। वो पुरानी कहावत है, बहुत बार बता दी, कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। यह सिर्फ 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं 2024 का लोकसभा चुनाव भी इससे जुड़ जाता है। और कल संयुक्त किसान मोर्चा ने यूपी मिशन का आगाज कर दिया कि बीजेपी को सजा दो। इस घोषणा के साथ वो यूपी के मैदान में उतर पड़े हैं। ऐसे में आज 2 अहम घटनाएं हुई। पहली, राज्यसभा में एक लिखित जवाब में देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री, वो सिर्फ कृषि मंत्री नहीं है, किसान कल्याण मंत्री भी हैं, नरेंद्र तोमर ने जवाब दिया कि देखिए, MSP को प्रभावी बनाने के लिए जिस कमेटी के गठन का सरकार ने ऐलान किया था दिसंबर में ही, बल्कि नवंबर में इसके संकेत दे दिए थे, इस कमेटी का गठन चुनाव के बाद होगा। और चुनाव के बाद क्यों होगा, इसका भी जिक्र किया नरेंद्र तोमर ने। उन्होंने कहा, हमने चुनाव आयोग से, निर्वाचन आयोग से इस बाबत बात की थी, और चुनाव आयोग ने कहा क्योंकि चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो चुनाव संपन्न हो जाने के बाद कमेटी का गठन कीजिए। तो सरकार चुनाव के बाद कमेटी का गठन करेगी। लेकिन इसमें कुछ सवाल छिपे हैं। सवाल यह कि 9 दिसंबर को जब एक खत के जरिए एक चिट्ठी लिखी गई थी संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को, 5 मुद्दों पर सहमति बनी थी। उसमें सबसे प्रमुख MSP को प्रभावी बनाने के लिए कमेटी के गठन की बात थी। 11 दिसंबर को आंदोलन वापसी तो पहले ही हो गई थी, घर वापसी भी हो गई किसानों की। 8 जनवरी को चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा की और आचार संहिता लागू हुई। तो सिंपल सा मैथ है, 1 महीने का वक्त इस बीच गुजरा। तब MSP के गठन को लेकर क्या किया सरकार ने? संयुक्त किसान मोर्चा के नेता यह दावा कर रहे हैं कि कोई बातचीत ही नहीं हुई, हमसे कमेटी मेंबर्स के नाम मांगे ही नहीं गए। वो तो यहां तक कहते हैं कि 22 जनवरी 2021 के बाद अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन, और यह बड़ा लेकिन है, वो राजनीतिक हुए जा रहे हैं, बीजेपी को वोट की चोट करने के लिए निकले हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया वर्चुअल रैली के जरिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि अरे, ये भ्रम फैलाते हैं विपक्ष के लोग, कह रहे हैं MSP तो चली जाएगी। हम लगातार बता रहे हैं MSP थी, है और रहेगी। और इसी के चलते रिकॉर्ड खरीदी भी हो रही है।
रिकॉर्ड खरीदी फसलों की एमएसपी पर जितनी खरीदी हमने की है उतनी पहले किसी भी सरकार ने नहीं की, और सीधे पैसे जो हैं, जो खरीदी हो रही है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, वो किसानों के खाते में जा रही है। और हम छोटे किसान को देश की शान बनाएंगे, इस बात को आज फिर दोहराते दिखे प्रधानमंत्री मोदी। जो बात सबसे पहले उन्होंने 15 तारीख को पिछले साल लाल किले की प्राचीर से कहा था। लेकिन इस सबके बीच सवाल यह है कि किसान तो वोट की चोट करने निकल पड़े हैं। एमएसपी को वो मुद्दा बना रहे हैं कि मेहनत की माकूल कीमत हमें क्यों नहीं मिलती, 27 रुपए किसान की प्रतिदिन की आय क्यों है, 74,171 रुपए का कर्ज किसान पर क्यों है, 15 साल में किसान 45 लाख करोड़ का नुकसान क्यों झेले जो झेला है, क्योंकि एमएसपी पर खरीदी नहीं हो रही है। और जो 6% एमएसपी पर खरीदी होती थी वो बढ़कर 10, 11, 12% पर आई है। और उसमें भी गेहूं और धान, उस पर तो खरीदी होती है 22-23% के करीब, लेकिन बाकी जो 21 फसलें बच गई 23 में से, उनमें से 2 कुछ दालों को हटा दो तो 19 फसलों पर तो जो खरीदी हो रही है वो 10% ही नहीं 5% से भी कम है। तो किसान को मेहनत की माकूल कीमत कैसे मिलेगी? और सारी खरीदी सरकार को थोड़ा करनी है। अगर कानूनी जामा पहना दिया जाए एमएसपी को, जिसकी शुरुआत 1967 में हुई थी, अगर कानूनी जामा पहना दिया जाता है तो सरकार ही नहीं, निजी कारोबारी, व्यापारी, औद्योगिक घराने भी जो खरीदी करेंगे उससे नीचे पर खरीदी नहीं कर पाएंगे। तो इस चुनावी मौसम में क्या फिर से ध्यान या केंद्र में किसानी आती जा रही है? इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या भरोसा दिया किसानों को और क्या आश्वासन लिखित जवाब के तौर पर नरेंद्र तोमर ने संसद में दिया। सुनिए। यूपी में डबल इंजन की सरकार ने 2017 से पहले की अपेक्षा एमएसपी पर खरीद में कई गुना अधिक वृद्धि की है। छोटी मोटी वृद्धि नहीं। इस वर्ष भी यूपी सहित देश के किसानों को लाखों करोड़ रुपए एमएसपी के रूप में मिलने वाले हैं। एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने का मामला हो, इस पर एक समिति बनाने की घोषणा की है, जिसमें किसान भी होंगे, अर्थशास्त्री भी होंगे, वैज्ञानिक भी होंगे, सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे, राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे। ये कमेटी जैसे ही विधानसभाओं के चुनाव निबट जाएंगे, कमेटी के बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा और वो कमेटी जो रिकमेंडेशन करेगी उस पर सरकार विचार करेगी। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, एमएसपी बनी बीजेपी के गले की हड्डी और प्रधानमंत्री जीत पाएंगे किसानों का मन? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिला सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका, मेरे साथ मेरे शो पर पहली बार आ रहे हैं बीएसपी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं मलूक नागर, डॉक्टर अनिल घनवत, जो पिछले साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी कि किसान और किसानी को लेकर जो दिक्कतें हैं उनका पता लगाइए, सिफारिशें दीजिए। 4 में से 3 सदस्यीय कमेटी ये रह गई। 19 मार्च को सीलबंद लिफाफे में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वो सिफारिशें दे भी दी थी। 6 अप्रैल को पहली तारीख सुनवाई की तारीख तय भी हुई। कोरोना काल के चलते वो टल गई और आज तक टली हुई है और इनकी सिफारिशें आज तक सीलबंद लिफाफे में ही पड़ी हुई हैं। और किसान नेता, इस आंदोलन के एक चेहरा धर्मेंद्र मलिक भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, अब देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर राज्यसभा में बाकायदा लिखित जवाब से आश्वासन दे रहे हैं कि एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए कमेटी का गठन हो जाएगा, चुनाव के बाद होगा।
क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग से भी इस बारे में बात की। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया चल रही है, आप ठीक चुनाव के बाद उस कमेटी का गठन कर दो। तो आपकी जो सबसे अहम मांग थी उस पर फॉरवर्ड मूवमेंट होती दिख रही है, सरकार काम करती दिख रही है। संसद में लिखित जवाब दिया है ना मंत्री ने, इस पर भरोसा करेंगे? नहीं देखिए चौधरी साहब, आपको भी पता है कल आप उस पीसी में मौजूद थे। ये तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर है, किसानों के स्टेप का असर है। मेरे ध्यान है 3-4 दिन पहले आपके शो पर राकेश टिकैत जी थे और बीजेपी के प्रवक्ता उन्हें बार बार ये कह रहे थे कि कमेटी इसलिए नहीं बनी कि आप में विवाद है। वो गुरनाम सिंह चढ़ोनी और उनके इलेक्शन का जिक्र कर रहे थे कि आप नाम नहीं तय कर पाए इसलिए कमेटी नहीं बनी। दूसरी बात, 9 तारीख में हमारा सरकार के साथ समझौता लिखित में हो गया था। बातें तो 8 में ही फाइनल हो गई थी, लेकिन लिखित समझौता 9 तारीख में हो गया था। 9 तारीख के बाद, हाँ जी 9 दिसंबर में हमने जब वहां से 11 तारीख में मूवमेंट की, वहां से वापस लौटे, हमने कहा था कि हम केवल 31 दिसंबर तक का इंतजार करेंगे, नहीं तो फिर हम रिव्यू करेंगे। इस पूरे कार्यकाल के दौरान जो है हमसे कोई बात सरकार ने की नहीं। जो आचार संहिता लागू हुई है वो 8 जनवरी को लागू हुई है, यानी कि सरकार के पास पूरा 1 महीना था इसको करने के लिए। तो एक वैसी बात है कि अगर ये इलेक्शन कमीशन में कोई प्रपोजल लेके गए तो उसने रिजेक्ट किया हो तो ये चिट्ठी दिखा दें, इलेक्शन कमीशन ने इनको रोका। और तमाम ऐसी चीजें, उत्तर प्रदेश से कुछ शिक्षा मित्र हटाने थे चुनाव ड्यूटी से, तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन से परमिशन ली है। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि आज ही एमएसपी के सवाल पे और वादा खिलाफी जो किसान एक आरोप लगा रहे बार बार, वादा खिलाफी का आज उससे घिरे हुए हैं। तो आज उनको राज्यसभा में तो ये लड़ाई तो एमएसपी तो लागू किया गया धर्मेंद्र 1967 में, 55 साल पहले। कानूनी जामा किसी ने नहीं पहनाया। अब सरकार कह रही है ना कि हम कमेटी के गठन का ऐलान कर देंगे, कमेटी का गठन हो जाएगा चुनाव के बाद। चुनाव खत्म होने में 10 मार्च में दिन कितने बचे? 34। ये 28 का महीना है, फरवरी का महीना है। 34 दिन इंतजार नहीं कर सकते, 55 साल इंतजार किया। नहीं देखिए संदीप जी, मैं उसमें बताऊं, हमने 15 जनवरी को एक मीटिंग की थी और मीटिंग में फिर कहा था कि अगर आप, अच्छा मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्या जी हमसे ये कंसल्ट किया गया क्या 5 किसान नेताओं को कृषि मंत्रालय में बुलाया नहीं जा सकता था? या जो एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी हैं वो फोन करके ये बात बता नहीं सकते थे? देखिए हमें बिल्कुल भी कोई बात नहीं बताई गई, ना विश्वास में लिया गया, और हमें तो उम्मीद यही थी कि सरकार इसको अब ठंडे बस्ते में डालने जा रही है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी बात, आपने जो कहा कि इतने साल इंतजार किया, उसका जवाब देता हूं। पहले हमारी जो लड़ाई थी वो सरकारों से सुविधाओं के लिए थी। मंडियां बने, एफसीआई ठीक खरीद करे, बने, सबकी लड़ाई किसानों ने ये लड़ी है। आज आर्थिक नीतियों की लड़ाई है, आज अर्थ की लड़ाई है कि हमें फसलों का उचित और लाभकारी मूल्य मिले। ये 2010 और 12 से ये लड़ाई शुरू हुई है। यानी कि आज से पहले जो, देखिए देश में एमएसपी भी बनाई है, आप ये नहीं कह सकते कि देश में पहले कुछ हुआ नहीं। मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं। देश में एमएसपी की घोषणा पहले से होती रही, देश में मंडियां बनी, एफसीआई आया, और देश में जो है बड़े बड़े वेयर हाउस बने, स्टोरेज। ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आज वो सब चीजें खत्म हो गई। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं ना कि हमने रिकॉर्ड खरीदी की है एमएसपी पर गेहूं और धान की, हम तो सीधे खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं पैसे को। लोग बरगला रहे हैं, आप भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी चली जाएगी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना कि एमएसपी थी, है और रहेगी। संदीप जी एक लाइन का जवाब है, प्रधानमंत्री जी को पीडीएस में जितना बांटना है उससे 1 किलो भी ज्यादा नहीं खरीदेंगे। रिकॉर्ड खरीदी की हो या बिना रिकॉर्ड, उतनी खरीदी की जाती है जितनी पीडीएस में आवश्यकता है। और मैं आपको बताऊं, कोई एहसान नहीं कर रहे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी जनसंख्या के हिसाब से अगर खरीद बढ़ा रहे हैं तो देश के पीडीएस में उतनी चीजों की आवश्यकता है। मैं आपको फिर दावे के साथ कहता हूं कि अगर पीडीएस में इसकी आवश्यकता ना हो तो भारत की सरकार 1 किलो नहीं खरीदने की। आप प्रधानमंत्री के बातों पर एतबार, भरोसा नहीं है आपको? नहीं, अगर मैं फसल नहीं बेच रहा हूं तो प्रधानमंत्री कहां से पैसे देते? सरकार को पीडीएस के लिए जितनी आवश्यकता है देश में उतनी खरीद होती है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैं आज आपके टीवी के माध्यम से और इतनी बड़ी बात कह रहा हूं कि हम छोड़ देंगे। जब देश में एमएसपी की खरीदी का, फसलों की खरीदी का समय आता है
1 साल के लिए एफसीआई और देश के संसाधन देश के किसान संगठनों को दे दो और 100% फसलों का अगर खरीद करके ना दिखाई तो देश में ये मांग ना रखना। और 1 रुपया भारत सरकार का खर्च नहीं होगा संदीप जी, ये तो मार्केट से खेलने का काम है। जो चीज हम पैदा करते हैं उसकी देश में आवश्यकता है, और देश में आवश्यकता है तो घाटा कैसे हो सकता है? तो आप चुनाव बाद 18 तक कमेटी के गठन का इंतजार नहीं करेंगे, मिशन यूपी पर आप निकले रहेंगे, सजा देने के अपने एजेंडे पर कायम है? ये वादा तो राज्यसभा में किया है, हमसे थोड़ा कोई बात की। किसान को थर्ड पार्टी की तरह से हमेशा क्यों देखते हैं संदीप जी, कि घोषणा करेंगे तो टीवी पे करेंगे, किसानों से बात नहीं करेंगे। अरे भाई, देश की सबसे बड़ी पंचायत है संसद। आप लोग, हम सब लोग अपने प्रतिनिधियों के तौर पर इनको चुनकर भेजते हैं। सबसे बड़ी पंचायत में यह बात की जा रही है। नहीं, हम कल कृषि मंत्री को चिट्ठी लिखने वाले हैं, उनका क्या जवाब आता है। अभी जो संसद में उन्होंने जवाब दिया है वो क्वेश्चन भी आ जाएगा, लेकिन हम कल चिट्ठी लिखेंगे कि आप बताओ इस पे क्या करना है आपको। हम तो मिलने का समय मांग रहे हैं उनसे। ठीक है अनिला सिंह, ये एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा आपकी सरकार की गले की हड्डी बन गया है क्या? नहीं, बिल्कुल गले की हड्डी नहीं बना है। और मैं कहूंगी कि जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, या जिस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आई है और डे 1 से किस प्रकार से किसान की जो आमदनी है वो दुगनी हो सके, उसके लिए अलग अलग कदम उठाए हैं। और इसीलिए मंत्रालय का नाम भी, जैसे शुरुआत में आपने कहा था कि भाई किसान कल्याण मंत्रालय जो है, कृषि और किसान, 2016 में तो कहा था 2022 जिस साल में हम बैठे हैं 21,000 रुपए किसानों की आय हो जाएगी। उस वक्त 8,648 रुपए थी, वो 2019 में बढ़कर थोड़ा 10,000 से ऊपर हुई। आज मैक्सिमम भी लगा लें वो 11,500 रुपए हो रही है। तो आय दुगनी कैसे हुई? मैं बात पूरी कर लूं ना। मैं वही कहना चाह रही हूँ कि बिल्कुल दिमाग में सोच यही थी, और लगातार जो है काम भी जो किया हमारे मोदी सरकार ने, कि इनमें की भी किसानों को फायदा किस प्रकार से पहुंच सके। और वही चीज दिमाग में रखते हुए ये 3 कानून भी लाए गए थे कि भी 1991 में जो छूट गया था उसको अब हम पूरा कर देते हैं। और इसमें कोई नकार नहीं सकता है कि भाई जो स्वामीनाथन जबकि जो कमेटी बनी थी वो यूपीए के टाइम पर बनी थी, और उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये पूरी दुनिया अच्छी तरीके से जानती है। और उसका जो एक काम है उसको पूरा करने का जो जिम्मा उठाया भारतीय जनता पार्टी ने, तो कहां पूरा किया? C2+50 की एमएसपी मिल रही है क्या? C2+50 मिल रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में? A2+50 मिल रहा है। उसके C2+50 का स्वामीनाथन आयोग का आपने जिक्र किया, उनकी रिकमेंडेशन थी C2+50। फरवरी 2015 में बाकायदा सरकार ने हलफनामे के जरिए तत्कालीन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह के जरिए हलफनामा दिया कि जी एमएसपी C2+50 पर दिया तो गड़बड़ झाला हो जाएगा, अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। ये आपका हलफनामा है ना? देखिए, ऐसा है कि स्वामीनाथन जी का विषय में जो लगातार हमेशा चर्चा रहती है, जब A2+50 की बात हुई उन्होंने एडिटोरियल लिखा और उस पर उन्होंने A2+50 कुछ होता ही नहीं है, A2+FL दे रहे हैं आप। सॉरी, स्लिप ऑफ टंग होगी, A2+FL स्लिप ऑफ, आई एम सॉरी। तो उसके प्रशंसा में स्वामीनाथन जी ने पूरा एडिटोरियल भी लिखा हुआ था। क्या इसको नकार देंगे कि जबकि हमें पता है कि पिछले 2 साल से हम लोग कोरोना की मार झेल रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग लगातार जो किसान सम्मान निधि है वो खातों में डायरेक्टली पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से बजट रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है? डीआरपी जो है उसकी सब्सिडी 1200 रुपए की गई कि नहीं की गई? गैर यूरिया उर्वरक की कीमत में कमी जो है प्रति बोरी 50 रुपए कमी की गई कि नहीं की गई? बिजली का जो बिल, खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की भी अगर मैं बात करती हूँ, उसमें कटौती की गई कि नहीं की गई? एमएसपी जो है पहले से बढ़ा कि नहीं बढ़ा? एमएसपी पे रिकॉर्ड खरीद हुई कि नहीं हुई? गन्ना की क्या एफआरपी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? गन्ना किसानों का जो बकाया, मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ, आप कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर लेंगे, 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा अगर भुगतान किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। किसान मानधन योजना जो है क्या वो लागू की कि नहीं की गई? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जो है वो चलाया कि नहीं चलाया गया? अनेकों अनेक कदम उठाए गए हैं। पूरी रिसर्च करके आई है अनिला, बहुत लंबी फेहरिस्त गिनवा दी, और इसमें से किसी पर सवाल नहीं कर रहा हूं। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। 2011 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने चिट्ठी लिखी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कि
एमएसपी को, न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैधानिक दर्जा दिया जाए। अब जब आप वैधानिक दर्जा दे सकते हैं, उसमें इतनी हीला हवाली क्यों? देखिए संदीप जी, बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं। जो चीज ऑन पेपर है, जो चीज ऑन डोमेन है, उसको हम नकार भी नहीं सकते हैं। कमेटी की बात हुई है ना, कमेटी की बात हुई है तो कमेटी बिल्कुल गठित हो गया। इलेक्शन कमिशन से इजाजत मांगी थी। देखिए, आप बहुत ही पढ़ी लिखी महिला हैं, पर गांव देहात से आती हैं अनिला, और आप ही की भाषा में, जो मेरी भी भाषा है दरअसल, जो हमारी बोली है, एक कहावत है ना, कब 9 मन तेल होगा और कदरा दाना चेगी। अभी कमेटी का गठन कब होगा और कद एमएसपी पे कानूनी जामा चढ़ेगा? सवाल है कि नहीं है? 9 मन तेल भी होगा, राधा भी नाचेगी, चिंता करे मत। तो नहीं, चिंता होती है ना। देखिए, चिंता पता है कैसे होती है अनिला, एक बार फिर रोक रहा हूं। चिंता पता है क्यों होती है? आप कहते हैं रिकॉर्ड खरीदी कर रहे हैं। अरे भाई, साल दर साल वो तो बढ़ता है, इन्फ्लेशन, वो हर साल कुछ ना कुछ बढ़ेगा ना। आपने पिछले साल एमएसपी की जो खरीदी थी वो 2,44,000 करोड़ की। इस बार जो प्रावधान किया है वो 2,37,000 करोड़ का कम कर दिया अमाउंट। और ये भी धान और गेहूं की बात है। बाकी 21 फसलों का क्या? उन 21 में से 19 फसलें तो 5% से कम खरीदी हो रही है। तो औने पौने दाम पर बेचता है ना किसान। बिल्कुल, ये औने पौने दाम वाला है, मतलब प्रयास किया था सरकार ने, और अभी भी निरंतर प्रयास करेंगे कि औने पौने दाम पर किसान जो है अपना सामान ना बेच सके। अगर ई नाम की भी हम बात करते हैं, बहुत सारे किसान उससे भी जुड़े हैं, अपना प्रोडक्ट उस पर भी बेच रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि एक बहुत अच्छा कदम है कमेटी गठित करने का। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चुनाव पूरे हो जाने दीजिए, उसके बाद आप कमेटी गठित। प्रशासनिक आदेश है एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना। मुझे बात तो पूरी कर लेने दीजिए। 7:30 बजे मन बनाओ, 8 बजे आदेश आ जाएगा कि हो गया जी, एमएसपी पर इसको वैधानिक दर्जा देते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लगा हुआ है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ने कुछ कहा है, सुन लेना चाहिए। इनकी 40 लोगों की पूरी एक इनकी कमेटी है, जिसमें आधे लोग तो चुनाव लड़ रहे हैं। आधे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। डॉक्टर अनिल घनवत, ये किसानी के मुद्दे पर, और इसीलिए मैंने शुरुआती संबोधन में जब आपका परिचय दिया, ये बात बताई कि आपको 2 महीने का वक्त दिया था जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिशें देने के लिए। आपने तमाम किसान संगठनों से, एसकेएम ने तो आपसे बात नहीं की, आपने न्योता दिया था, बाकी किसान संगठनों से, एक्सपर्ट से बात की। 19 मार्च को आपने अपना सीलबंद लिफाफा भी सौंप दिया। वो पिछली मार्च से ये अगली मार्च आने को है, सीलबंद लिफाफा खुला नहीं। ये किसानी हमेशा इसको बैक बर्नर पर क्यों डाल दिया जाता है, या मैं बढ़ा चढ़ा कर कह रहा हूं? नहीं, ये बिल्कुल सही कहा आपने। हमें जो जिम्मेवारी दी थी, हमने वक्त के दायरे में वो पूरी करके सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। हमें उम्मीद थी कि 15 दिन महीने में रिपोर्ट बाहर आएगी, उस पर चर्चा होगी और देश के लिए नए कानून आएंगे, एक एग्रीकल्चर पॉलिसी तय होगी। लेकिन दुर्भाग्य से वो हुआ नहीं है। और मैं नम्रता पूर्वक आपको ये विनती करूंगा कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक किसान हूँ। हाँ, मुझे मालूम है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ, तो मेरा जिक्र कृपया करके डॉक्टर ऐसा ना करें। ठीक है। तो किसी को मैं गलत फहमी में नहीं रखना चाहता। हाँ, ना, आप विशुद्ध किसान हैं, चल रही है, 40 साल से आप लगे हुए हैं, विशुद्ध किसान हैं जी। बात रखिए आगे। हाँ, बिल्कुल। हाँ, एमएसपी की बात चल रही है और आज मंत्री महोदय ने ऐलान किया कि हम कमेटी बनाएंगे, बहुत ही अच्छी बात है। और इस कमेटी में अगर सभी रिप्रेजेंटेशन करने वाले लोग अगर आते हैं, किसान मोर्चे के भी हो, विरोधी पक्ष के भी हो, और जो किसान सपोर्ट कर रहे हैं उनके भी कोई रिप्रेजेंटेशन हो, तो कुछ इसमें से हल निकल सकता है। हमारा नहीं, तो ये कमेटी का गठन भाई 9 तारीख को, 9 दिसंबर को, अनिल घनवत साहब, 9 दिसंबर को सहमति बन गई, लिखित सहमति। 8 जनवरी को आचार संहिता लागू हुई ना। जब सुप्रीम कोर्ट 2 दिन में आपकी 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर सकता है, ये तो मंशा की बात होती है ना। मंशा पर सवाल उठते हैं क्या सरकार की?
बिल्कुल, ये तो अभी राजनीति चल रही है, दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। और जो पार्टी सत्ता में होती है वो तो पावर का इस्तेमाल करके उनके हक में जो होगा वही निर्णय लेगी। दिस इज बट नेचुरल। लेकिन इस मसले पे बहुत ही गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि अगर इसको कानूनी जामा पहनाया जाए, हमारा विरोध नहीं है, लेकिन अब जो सिचुएशन है, अब जो कानून है, इसके दायरे में अगर कानूनी जामा पहनाया जाता है तो बड़ी दिक्कत हो सकती है देश के लिए। हमारे किसान मोर्चा के दोस्त अभी कह रहे थे कि जितना पीडीएस के लिए लगता है उतना ही खरीद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमें चाहिए 41 लाख टन गेहूं और चावल मिलके, और हमने खरीद करके रखा है 110 लाख टन, दुगने से ज्यादा है हमारे पास। उसका क्या करना, हाँ, हमारे देश को कुछ उसमें सूझ नहीं तो रहा। क्लैरिटी चाहिए ना, क्या करने का है। अनिल घनवत साहब, सरकार ये साफ कर दे, या तो कह दे एमएसपी पर भाई हम खरीदी नहीं करेंगे, हम कुछ और जरिए से किसान की आय बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बाजार को तय करने दीजिए, या एमएसपी थी है और रहेगी तो कानूनी जामा पहनाओ। उसका थी है रहेगी का क्या करेगा किसान अगर उस पर वो बेच नहीं पाएगा? हमारा कहना तो यह है कि पहले खेती को आजादी दे दो, हमें इंटरनेशनल मार्केट के दौर पे या डोमेस्टिक मार्केट में जो भी मिलता है वो मिलने दो, और उसमें अगर नहीं बिकता है तो एमएसपी की बात हो सकती है। आपको अगर मैं एग्जांपल दूं कि गवर्नमेंट ने पल्सेस की इंपोर्ट की, जो अरहर हमारा 8-9 हजार से बिकना चाहिए था, आज वो एमएसपी से कम बिक रहा है। अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती, एमएसपी से दुगना मिलता। सोयाबीन 9,000 रुपए बिक रहा था, उसकी एमएसपी 3 थोड़ा आपके ऑडियो में दिक्कत आ गई है, पर आप ये कह रहे हैं कि बाजार को तय करने दीजिए, कुछ सुधार लाने की जरूरत है, पर यहां पर हम आलोक शर्मा क्या गोल गोल घूम रहे हैं? संदीप भाई, इसमें कहीं ना कहीं मंशा की कमी है। 1 महीना निकाल दिया, क्या उस समय पर नहीं हो सकता? आज भी जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का जवाब कृषि मंत्री महोदय ने दिया है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, वो कब ऐड हुआ, क्यों ऐड हुआ, मंशा से ऐड हुआ, ये भी देखना पड़ेगा। 1 महीने का जो समय था वो निकल गया। उसके अलावा भी किसान जो संयुक्त मोर्चा था उसके साथ जो पहले इस तरह के तमाम मीडिया चैनल्स ने दिखाए कि 3 मुद्दों पर उनकी सहमति बन गई है, उसमें पराली जलाने वाला मुद्दा, बिजली के बिल था, मुआवजा था, उसके ऊपर तो कहा गया कि सहमति बन गई है पूरी तरह से। उसका भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं आया है। 2017 से लेकर अभी तक की सरकार पूरी तरह से तमाम मुद्दों पर झूठी बोलती आई है। 2014 से मोदी जी कहते आए हैं कि हम C2 मेहता और स्वामीनाथन कमेटी के अकॉर्डिंग हम देंगे। फिर उसके बाद जैसा आपने बताया कि 700 पेज का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया जाता है कि ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद 2018-19 में इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल इस पूरे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देता है। क्या एमएसपी के पूरे जो प्रावधान थे उसको 2018 में रिजेक्ट नहीं किया गया है? पूरा किया गया है। गन्ने के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि आपको 14 दिन के बाद उसके ऊपर मुआवजा देना होगा, ब्याज देना होगा, आज तक वो भी पूरा नहीं हुआ है। आपने भी तमाम आंकड़े रखे हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार किसानों के मूल मुद्दे को नहीं समझ पा रही है। यही तो कारण आप है। ये कह रहे हैं, जो आपने एक तकनीकी बात कही कि ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन था, ये कैसे आया? सरकार पर किसानी मुद्दे का ये दबाव है कि ये बयान देना पड़ा चुनाव के ठीक बीचों बीच कि देखिए अभी नहीं कर सकते, चुनाव आयोग ने हमें रोका हुआ है, ठीक चुनाव के बाद हम कमेटी का गठन कर देंगे। देखिए, उसमें भी एक सेंटेंस और है, मैं जो इंग्लिश का उसका वर्जन पार्लियामेंट्री का देख रहा था, whatever the recommendations committee will give, we will examine them। ये सेंटेंस है उसके अंदर। नहीं, वो तो कमेटी की बातें तो एग्जामिन ही होंगी, शब्द कैसे मान लेगी सरकार? मैं कह रहा हूं कि संदीप भाई, एक बहुत सीधा सा किसानों का मुद्दा था कि तमाम तरह की इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है। फर्टिलाइजर के ऊपर आपने बजट में भी सब्सिडी घटा दी, बिजली, पानी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सब महंगा होता जा रहा है। तो किस तरह से उनकी आमदनी, आय डबल होगी वो तो किसी को नहीं पता चलेगा, क्योंकि 25 साल का रोड मैप दिखा दिया बीजेपी ने। हम केवल ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है उस हिसाब से एमएसपी की गारंटी देने में आज जो अभी भी है कि रिकमेंडेशन आएंगी तो हम उन पर सोचेंगे। इसका मतलब जो किसानों को वादा किया गया था वो पूरी तरह से उस समय पर भी छल था। और चुनाव के बीच में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ऐड होना और उसका फिर तुरंत जवाब आना,
मुझे लगता है कि आज भी केवल क्योंकि आज हार इनको सामने दिखाई दे रही है, कल का जो संयुक्त किसान मोर्चे का जो वक्तव्य आया है उसके डर की वजह से आज ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ऐड हुआ, आज तुरंत इसका जवाब आया। नहीं तो अगर इलेक्शन कमीशन ने जवाब पहले ही ना तो आप कहां इसमें पीछे हैं? सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हैं। कल भूपेश बघेल ने भूमिहीन किसानों को 6,000 रुपए राहत के तौर पर हर साल देने की बात की, जैसा कि केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि में देती है। तो भूमिहीन किसान सिर्फ छत्तीसगढ़ में है क्या? पंजाब में कितने भूमिहीन किसान हैं? कर्ज कितना बढ़ता जा रहा है, कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं पंजाब में? आपकी सरकार उससे वाकिफ नहीं थी 5 सालों में? मुझे लगता है अगर एक राज्य ने कोई पहल की है अच्छी तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। दूसरे राज्य ने क्यों नहीं की? वही तो पूछ रहा हूं। ठीक चुनाव के बीच में आप भी पंजाब में इशारा कर रहे हैं ना, पर खुद कुछ नहीं किया। छत्तीसगढ़ में कोई भी चुनाव नहीं है और छत्तीसगढ़ की हालत केंद्र सरकार ने ऐसी कर दी है पिछले 3 वर्षों में कि वहां पर बारदाने तक की उपलब्धता नहीं कराई जा रही है। अगर कोई राज्य सरकार पॉजिटिव डिसीजन ले रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं। पंजाब में सरकार बनेगी, पंजाब में कर्जे भी माफ हुए थे, कहीं कमी भी रही होगी। लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं कि 700 से ज्यादा किसान जब शहीद हुए और 1 साल से ज्यादा दिल्ली के बॉर्डर पर वो बैठे रहे, उसके बाद केंद्र सरकार ने क्या किया? आपने भी बताया पिछले जनवरी से लेकर 2 फरवरी आ गई, क्या किसानों से बात करने का भी मौका नहीं मिला? यही नरेंद्र सिंह तोमर थे जो कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, न्यायालय चले जाओ। सरकार किसी भी रूप में इस आंदोलन को समाप्त करना चाहती थी और झूठे वायदे कर उस समाप्त नहीं, झूठे वायदे सारे राजनीतिक दल नहीं करते आए हैं क्या किसानी को लेकर? मनोज सिंह काका, तभी तो 27 रुपए एक किसान की आय है, तभी तो 74,171 रुपए का कर्ज है, क्योंकि मेहनत की माकूल कीमत नहीं मिलती है। 1996 से 2016 के बीच सरकारी आंकड़ा है, एनसीआरबी का आंकड़ा है, 4 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। यह हकीकत नहीं है क्या? सब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। नहीं देखिए, बहुत तकनीकी बहुत बातें हो गई, बस एक साधारण बात यह है कि कीमत तो बहुत बढ़ गई धान की, पर बेटी विदा ना हो सकी किसान। जो बात लोग कह रहे, जो भारतीय जनता पार्टी, आपने कई सवाल खड़े किए कि आप भरोसे की बात है, उस लोगों पे, उन लोगों पे भरोसा कैसे किया जाए जो चुनाव के समय तो ये कहते हैं कि 15 लाख काला धन आ जाएगा, 15 लाख रुपया सभी के खातों में चला जाएगा। वो लोग ये कहते हैं कि 2022 तक पूरे देश की किसानों की आय दोगुनी करेंगे, और जब बजट पास करते हैं तो जो उर्वरक के लिए पहले बजट में, इससे पूर्ववर्ती बजट में जो सब्सिडी थी वो 1.40 लाख करोड़ रुपए थी, आज वो बजट 1.05 लाख करोड़ रुपए हो गई। इट मीन्स कि 35,000 करोड़ रुपए की आपने कमी कर दी। तो आप भी जानते होंगे संदीप जी कि बहुत से छोटे राज्यों के 35,000 से 40,000 50,000 करोड़ रुपए का बजट होता है। तो जब आपके किसानों की जो लागत मूल्य है हर फसल पे वो कितना बड़ा है, जब डीजल पेट्रोल पर आप टैक्स 150 गुना ले रहे हैं, तो आप किसान अगर अपने फसल की मूल्य चाहता, और आपने बहुत अच्छे सवाल किए कि सिर्फ रबी और खरीफ में, एक खरीफ में धान और रबी में गेहूं, सिर्फ दो ही फसलों का अच्छे से या थोड़े बहुत मात्रा में किसानों को एमएसपी मूल्य मिल पाता है। बाकी अगर 21 फसलों की आप बात कर लें, उसमें जायद की भी फसलें हैं और फसलें, तो कहीं नहीं मिलता। मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको बताना नहीं, एक मिनट रुकिए ना, रुकिए मनोज सिंह काका, मेरा सवाल यह था कि सब घड़ियाली आंसू बहाते हैं क्या? अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी तो फर्जी दावे करती है, और आप जो घोषणा पत्र में अब आप कहते हैं दाम बांधो नीति लाएंगे जी, हमारी सरकार आ गई तो दाम बांधो नीति लेकर आएंगे। याद आ जाते हैं आपको राम मनोहर लोहिया कि वो दाम बांधो नीति की बात करते थे। तो 2003 से 2007 और 2012 से 2017 पिछले 18 साल में 9 साल आपकी सरकार रही, आपने दाम बांधे थे? तब कहां भूल गए थे दाम बांधने की बात? जब आपने ठीक सवाल किया, जब हमारी सरकार थी उत्तर प्रदेश में किसान का जो दुर्घटना बीमा था उसको माननीय अखिलेश दाम बांधे थे क्या? बढ़ा के 5 दाम बांधे क्या? मैंने दाम बांधा नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक जरूर कोशिश हुई थी कि उत्तर प्रदेश के किसानों को चाहे कृषि यंत्र के किसी भी चीज पर हम 60% सब्सिडी दे रहे थे। आप रिकॉर्ड में देख सकते हैं।
तो हमने हर वो प्रयास किया कि जो मेहनत की है, माकूल उसके कीमत तहत नहीं मिलेगी, बाकी कितना ही इधर उधर घूमते रहो। भिखारी है क्या किसान कि कोई भीख दे रहे हो जी? 1.5 लाख करोड़ वही तो का बात हो भुगतान रही कर है। दिया, गन्ने का एहसान किया, गन्ना काटा भाई, बोया किसान ने, काट के मील में ले गया, उसके पैसे 10 महीने बाद दे रहे हो और ताली बजाकर बता रहे हो जी 1.5 लाख करोड़ का भुगतान कर दिया। कोई एहसान किया? नहीं किया। आपका ठीक सवाल है, लेकिन अगर हमारे कार्यकाल को आप देखें भी तो जो भारतीय जनता पार्टी दाम बांधे क्या 5 आपने? सालों में हमने हमेशा किसानों का जो गन्ने का समर्थन मूल्य है, धर्मेंद्र जी बैठे हुए हैं, ये बताएंगे कि हमारी सरकार ने बढ़ाया कि नहीं। हमारी सरकार ने हर साल गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया है, और जबकि गन्ना में बक्सी राम जी को ला करके और गन्ने की एक प्रजाति CO 0238 लाया, जिससे किसानों का जो उत्पादन था गन्ने का वो बेतहाशा बढ़ा है। धर्मेंद्र जी से आप पूछ सकते हैं। तो हम लोगों ने हर वो प्रयास किया, समाजवादी पार्टी, जिससे किसान समृद्ध हो और उसके जो इतना प्रयास करते हैं सब लोग। मलूक नागर साहब, माफी चाहूंगा, आखिर में आया, आप वरिष्ठ हैं, सांसद हैं आप, इतने परेशान हैं मलूक नागर साहब, सब सारे राजनीतिक दल, आपका भी दल, पर किसान रो रहा है और उसकी समझ में नहीं आ रहा कि भाई किस बात का हल्ला है। अरे जो मैं बोता हूं, जो मैं उगाता हूं, मेरी मेहनत की माकूल कीमत मिल जाए। सबको मिलती है ना। कोई भी कारोबारी है, कोई धंधा करता है, दुकान चलाता है, तो अगर लागत 100 रुपए की है तो 125 या 150 में बेचेगा ना अपने उत्पाद को। यह किसान में ही दिक्कत क्यों आ जाती है? जी चौधरी साहब, मुझे मौका दो बोलने का। चौधरी साहब, बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं, क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए, बिल्कुल किसान की जो कि क्यों प्रॉब्लम खेत से, मेंढे से, खोब से, कपटरे से, छीलने से, गन्ने से, सबसे जुड़े हुए, मूंढे से, गाय भैंस बकरी बटरा कच्छा कटड़ा, सब समझते हो। असलियत में क्या है, विपक्ष कमजोर हो गया है और टेलीविजन पे बैठ के ये चुनाव से 2 महीने पहले निकल के और जिस तरीके से ये लोग सब बात करते हैं, ये हल नहीं है। हल है इस देश की लोकसभा, हल है विपक्ष। विपक्ष कमजोर हो गया है। जब किसानों के मुद्दे आते हैं पार्लियामेंट में, तो कांग्रेसी सांसद अपने नेताओं की सुरक्षा मांग रहे होते हैं। समाजवादी के वहां पे 5 सांसदों में से होते नहीं है, 1-2 होते, वो किसानों पे बोलते नहीं है। आरएलडी का वहां है नहीं कुछ भी। इस 2.5 साल में मेरे 350 के करीब पार्टिसिपेशन हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां से गन्ने की शुरुआत, जहां से चुनावों की शुरुआत हो रही है, वो गन्ने का क्षेत्र है। मुझे बता दो, कांग्रेस के किस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने गन्ने पे रेट बढ़े ये कभी उठाया? समाजवादी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने लोकसभा में ये कभी उठाया? लोकदल के वहां है ही नहीं। हमारे 350 पार्टिसिपेशंस में से 17 बार गन्ने पे पार्टिसिपेशंस हैं जो गन्ने के रेट को। मलूक नागर साहब, गन्ने की जो आपने तो बात कोई की, भी हल एक है सेकंड, इस एक देश चीज मैं का। जोड़ दूं। मलूक नागर साहब, आपकी इजाजत से, जो ये गन्ने की बात है, जो आप कह रहे हैं, इसको आगे जारी रखिएगा, लेकिन वो योगी सरकार वो 25 रुपए बढ़ा देगी, वो अमरिंदर सरकार, तब अमरिंदर थे मुख्यमंत्री, वो 35 रुपए बढ़ा देते हैं। दोनों ने 4 साल के बाद बढ़ाए। मानो गन्ने के किसान की लागत तो बढ़ी ही नहीं, 110 रुपए का डीजल उसका खर्च हुआ ही नहीं, खाद बिजली इन तमाम चीजों की कीमतें बढ़ी ही नहीं। ले लो जी, चुनाव से पहले किसान को क्या बेवकूफ समझा जाता है? और दरअसल एमएसपी को कानूनी जामा नहीं है, लेकिन गन्ने के भाव तो कानूनी जामे के तहत आते हैं। शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1967 कानून है कि 14 दिन में या तो भुगतान करो, वरना ब्याज दो, वरना जेल में जाओगे। आज तक किसी ने ब्याज दिया है किसी शुगर मिल ने? मलूक नागर साहब, और यहां दिल्ली में पत्रकार भी, मैं पत्रकार होने के नाते ये बात कह रहा हूं, किस पत्रकार ने यह सवाल उठाया?
कि ब्याज नहीं मिलता किसान को, और कोई आज तक जेल नहीं गया, भुगतान एक एक साल रुक जाता है। सब थैंक यू वेरी मच। मेरी ही बात से मिलती जुलती बात, आइडेंटिकल बात आपने रखी है, और वो 25 रुपए नहीं बढ़े हैं साहब चौथे साल में, केवल मात्र 10 रुपए बढ़े हैं। और उसके भी मैंने जो पार्लियामेंट का भी हमारे एक साथी बैठे थे वो बोल रहे थे कि सप्लीमेंट्री पे लगाया है, कब जोड़ा कैसे जोड़ा, ऐसा नहीं है। जिस दिन पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग शुरू हो रही होती है, सप्लीमेंट्री जब भी रिक्वेस्ट करते हैं स्पीकर को, अगर वो अलाउ करते हैं तो बोलने का मौका मिलता है। तो ऐसे ही एक प्रोविजन है पार्लियामेंट में 377, उसमें मैंने कई बार ये मुद्दा उठाया था। तो सरकार बाउंड होती है उसमें जवाब देने के लिए, और ये जब जाकर के रेट बढ़ा है। और ये जो दूसरे लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, एक्चुअल में जब तक कुछ हम मांगेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। विपक्ष कमजोर है, लोक दल के वहां नुमाइंदे हैं नहीं, समाजवादी वाले बोलते नहीं है, कांग्रेसी सांसद 50 के करीब हैं, पर वो अपने नेताओं की सुरक्षा की तो उन पे वो बहस करते हैं। और जब किसानों के मुद्दों से हम टकर रहे होते हैं, असलियत में संदीप जी विपक्ष कमजोर है। और आज तक एक नई चीज बता रहा हूं संदीप जी आज को आपको, 1913 में ये पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर सिस्टम असेंबली के नाम से कलकत्ता में शुरू हुआ था जब से, और 2022 तक, 2020 में केवल और केवल मैंने पहली बार ये उठाया है कि सरकार को चाहिए कि किसान यूनियंस के साथ मीटिंग करें, किसानों से संबंधित पॉलिसीज बनाने के समय या फसलों के रेट तय करने के समय। असलियत में विपक्ष कमजोर है और किसानों के मुद्दे वहां लोग उठाते नहीं है, पहली बात तो जानते भी नहीं है। और कुछ ही चुनिंदा लोग जो किसानों में से जीत के जाते हैं वो इतने बड़े किसान होते हैं, उन्हें आप ही की बात को मलूक नागर साहब ही नहीं होता, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं। चर्चा ही नहीं होती। आप कह रहे हैं विपक्ष कमजोर है, लोगों को जानकारी भी नहीं है, इसमें मीडिया की भी भागीदारी अब मैं जोड़ देता हूं। मीडिया में आधे लोगों को बीघे और एकड़ का फर्क नहीं पता, और किले का, रबी और खरीफ में कौन कौन सी फसलें आती हैं वो देखकर बता भी नहीं पाएंगे। पर हालत यह है कि देश में जो ये एमएसपी की बात हो रही है, एमएसपी बांधता कौन है, तय कौन करता है? सीएसीपी। सीएसीपी के कितने सदस्य हैं? 5 हैं। कितने? पिछले 3 सालों से 2 सदस्य, मात्र 2 सदस्य सीएसीपी चला रहे हैं, फुल टाइम अध्यक्ष नहीं है पिछले 3 सालों से। यह भी तो एक हकीकत है जी। इससे पता लगती है ना कि किसानी कितनी बड़ी प्राथमिकता है देश में। सही है बात साहब आपकी, सहमत हूं मैं तो पर्सनल व्यक्तिगत स्तर पे आपकी बात से। धर्मेंद्र मलिक, मलूक नागर जो कह रहे हैं विपक्ष कमजोर है और सब घड़ियाली आंसू ही बहाते हैं, चर्चा ही नहीं होती सबसे बड़ी पंचायत में किसानी पर, यह भी एक बड़ी समस्या है क्या? नहीं, मैं इनकी बात से सहमत हूं। देखिए, मैंने पहली बार देखा इस पूरे 5 साल के कार्यकाल में, 3 साल ये हैं और पिछले 5 साल चले गए। 2021 में जब किसान आंदोलन हुआ तो तब जो है लोकसभा में किसान की बात सुनाई दी, और किसान की बात भी करने वाले कुछ गिने चुने सांसद थे जिनको कुछ फैक्ट पता था। तो बात ये भी सही है कि आज किसान जब कृषि व्यवसाय लिखना होता है तो कृषि लिखते हैं, वो बहुत ईजी होता है, बेरोजगार नहीं आदमी, और किसान के नाम पे वोट मांगना भी आसान है। देखिए, संसद में जाने के बाद पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं होता, संसद जो है वो जनता का प्रतिनिधि होता है और उसके सवालों को, उसे अपने क्षेत्र के सवालों को वहां रखना चाहिए। लेकिन आज राजनीति से विचारक विदा हो गई, ये तो हकीकत है। और विचार की थोड़ा राजनीति है। पहले तो माफिया राज एक बार आया, जो बड़ा माफिया होता था वो संसद में जाता था, अब ठेकेदारी राज है। अब देख लो, चुनाव लड़े जा रहे, जिसके पास सबसे ज्यादा धनबल और पैसा है वो चुनाव जीत के जाता है। नहीं, किसानी की बात नहीं हो रही है ना, किसान के नाम पर अनिला सिंह। अब मैं इसको थोड़ा सा गैर राजनीतिक डिबेट करता हूं क्योंकि मलूक नागर ने बहुत अच्छा टॉकिंग पॉइंट दिया है। आपको क्या यह फायदा हो रहा है कि भाई विपक्ष कमजोर है? पर दरअसल बात यह है कि किसान की याद थोड़ा बहुत चुनाव के टाइम पे आ जाती है, या ये आंदोलन हो गया तो किसानी की चर्चा होने लगी। दरअसल 2021 से पहले तो 21वीं सदी के जो 20 साल बीते, किसानी की बात कहां हुई? संदीप जी, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
और मेरे ख्याल से अगर जैसा आपने कहा कि इसको नॉन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिस्कस करना चाहते हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है। आज की तारीख में चाहे मैं अपने भारत की बात करूं या विश्व में कहीं पे भी बात करूं, अगर मैं यूएस की बात करती हूँ, जबकि यूएस तो बेहद डेवलप्ड कंट्री है और वहां पे जो सब्सिडी भी मिलती है किसान को, हम तो कहीं भी टिकते नहीं है उसके सामने। परंतु किसान ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो वाकई में बहुत पैथेटिक कंडीशन होती है। मेरे देश का किसान भी कमजोर हुआ है, बाकी चीजों में देश आगे बढ़ा है, पर मेरे देश का किसान कमजोर हुआ है। शायद राजनीतिक दलों ने उनको वोट का एक मोहरा बनाकर जाति और धर्म में बांटकर वोटिंग करवाई और अपने हिसाब से आपने बिल्कुल ईमानदारी का विश्लेषण किया है आलोक। क्या आप ये मानेंगे किसानी की बात ही नहीं है, किसान तो दरअसल जो ये नीतियां जिसमें आप भी शामिल है, नई आर्थिक जो नीतियां आई, उसका मूल मंत्र, मैं बड़ा सरलीकरण करते हुए ये बात कह रहा हूं, उसका सिद्धांत ये है कि किसान को मजदूर बना दो, कन्वर्ट अ फार्मर इनटू अ लेबर, कि लेबर बन के ज्यादा कमा लेगा वो और इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर देगा। देखिए संदीप भाई, सबसे पहले तो 2014 में लैंड एक्विजिशन बिल जो मोदी सरकार लेकर आई थी उसमें सबसे पहले यही काम हुआ। 2013 का लैंड एक्विजिशन बिल जो आया था उसको बदला गया और उसको बदलने के बाद जो लैंडलेस लेबरर्स थे उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं किया गया। और 2014 जिस तरह के 3 बार ऑर्डिनेंस आए उनका यही प्रावधान था। दूसरी चीज, अभी मलूक साहब की बात सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बसपा जो है वो सत्ताधारी दल है। मुझे लगता है कि उन्होंने शायद राज्यसभा की और लोकसभा की प्रोसीडिंग देखी नहीं। दर्जनों सांसद विरोध करते हुए, किसानों की हक की लड़ाई लड़ते हुए। थोड़ा आपका कनेक्शन वीक है, कनेक्शन चला गया, लेकिन इसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। केवल ये पूछना चाहता हूं, हाँ, चलिए, कि बसपा के कितने सांसद सस्पेंड हुए थे? एक बार भी बता दीजिए। मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी, वैसे तो धरना प्रदर्शन तो बहुत दूर की बात है। मलूक साहब, आज तो आप कमाल की बात कर रहे हैं। बसपा ने तो मोदी साहब के सामने पूरी तरह से सरेंडर किया हुआ है। 5 जून को जिस समय पर ये अध्यादेश के द्वारा और बिना चर्चा के वॉइस वोट से पास हुआ, उस समय पर बसपा का एक भी बयान मुझे याद नहीं है। अगर ठीक है, मलूक नागर रिस्पॉन्ड कीजिए, थोड़ी वक्त की कमी है। मलूक नागर रिस्पॉन्ड कीजिए। जी संदीप जी हमारे साथी हैं और इनको, आलोक जी को शायद पता नहीं है, मैं कांग्रेस से विधायक रहा हूं और 2001 में पूरे देश में कोई परिवार नहीं था जिसमें सगे 3 भाई एआईसीसी मेंबर थे। हम एक दिल्ली के प्रदेश यूथ के अध्यक्ष के नाते, एक पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री के नाते यूपी से, और मैं मौजूदा विधायक था जब। तो मैं एक बात कह रहा हूं, पीआरएस इंडिया सेमी गवर्नमेंट एपेक्स बॉडी है और लोकसभा में रिकॉर्ड है हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, और मैं एक जिम्मेदार चैनल है जिसकी वर्ल्ड में व्यूअरशिप है और जिसकी रेटिंग किसान के संबंधित बहुत टॉप पे है। मैं एक बात कह रहा हूं बड़े विनम्रता के साथ कि उसके रिकॉर्ड निकाल लो। अगर हमसे 10% भी किसानों के बारे में, चाहे सपा के हों, चाहे लोकदल के हों, चाहे कांग्रेस के हों, अगर पार्टिसिपेशंस निकल आए, और मैं अभी अमरोहा रैली करके पार्लियामेंट गया और संदीप जी आपके नाम की वजह से मैं यहां लाइव आया हूं। भाग के पार्लियामेंट में थोड़ी देर गया तो मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे थे और कांग्रेसी विपक्ष के नेता रंजन साहब बोल रहे थे और हिंदी उनकी ऐसी थी, वो क्या कह रहे थे क्या नहीं कह रहे थे। मैं एक वाक्य बताता हूं। पहले 2 करोड़ नौकरी की बात कही थी, अब 60 लाख कर दी है। बहुत अच्छा किया सरकार ने। 2 करोड़ नौकरी की बजाय अगर सरकार कम करती है तो वो बहुत अच्छा नहीं, वो बात तो ठीक है, पर यहां पर ये कंपेटिटिव पॉलिटिक्स हो रही है क्या? मनोज सिंह काका भाई जी, मैं 20 साल की बात कर रहा था, 2000 से लेकर 2015 के बीच। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ओईसीडी की रिपोर्ट है। वो कहती है 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ किसानों को क्योंकि एमएसपी पर खरीदी नहीं हुई। इन 20 सालों में सबकी सरकारें रही ना, एनडीए भी, यूपीए भी। हाँ, ठीक बात है, सबकी सरकारें नहीं और सबके सामूहिक प्रयास होने चाहिए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से इसलिए सवाल है कि विगत 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी का कोष 700 करोड़ रुपए से 4200 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया, लेकिन किसान की आय क्यों नहीं बढ़ी? किसान की आय क्यों नहीं बढ़ी? डॉक्टर अनिल गणवत साहब, मैं पता नहीं डॉक्टर क्यों लगा देता हूं आपके नाम के आगे। अनिल गणवत साहब, किसान की आय बढ़नी चाहिए कि नहीं?
भाई 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, ये हमारे आंकड़े तो नहीं है, ओईसीडी जो पैरोकारी करता है बाजारवाद की। ओईसीडी ने कहा है कि 45 लाख करोड़ लूटे गए हैं किसानों से, और वो आपने जो कहा कि एमएसपी नहीं मिलने के वजह से नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट अगर खुला होता तो इतने पैसे ज्यादा मिलते किसानों को, एमएसपी की बात नहीं है उसमें। और पूरे देश के किसानों पे अगर कर्जा कितना है तो वो 15 से 20 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो किसान कर्जा देना ही नहीं लगता। और दूसरी बात, कानून की बात हो रही है, एफआरपी का कानून है, गन्ने के लिए एफआरपी है जैसे बाकी के लिए एमएसपी है, एफआरपी का कानून है, उसमें 14 दिन के अंदर पेमेंट होना चाहिए, लेकिन इस पे अमल कहाँ हुआ है? मैं गन्ने का किसान हूँ, जिंदगी में कभी मुझे कहाँ एहसान जताया जाता है ना। अरे अनिल घनवत आपका भुगतान कर दिया, अरे आपको तो 1.5 लाख करोड़ रुपए मिल गए ना, सरकार तो ये कहती है, वो 6 साल बाद मिले हो, ब्याज भी ना मिला हो। वो तो पिछले 5 साल के बकाया पड़े थे, और भी 5,000 करोड़ का। तो किसानी क्या मुख्य धारा में आ रही है? चुनावी चोट की बात है या दरअसल चुनाव के चलते ही सही, कम से कम किसानी पर बातचीत फिर से शुरू होगी? आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।